कॉपी हुआ? कॉपी हुआ कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो हमारे पास ये जो टर्म आ रही है, इंटीग्रेशन नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट, नहीं बी वेक्टर नहीं, ई वेक्टर, हाँ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इस इक्वेशन को हमें समझना है, खासतौर से इसमें ये जो नई टर्म आई इसको समझना है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने बोला इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। हाँ या ना? ये कह सकता हूं कि नहीं? हाँ। ये जो चीज बनी ये करंट के साथ ऐड हो रहा है, करंट और ये ऐड हो जा रहा है ना? मतलब इसका डायमेंशन और करंट का डायमेंशन सेम है ना बेटा? डायमेंशन में करंट के जैसा है ना ये, यस। तभी तो ऐड हो रहा है, अदरवाइज ऐड कैसे होता? ठीक है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्योंकि सेम है तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ये, इसको कोई एक तरीके से करंट जैसा नाम दे देते तो हमने इसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बेटा? ये क्या हुआ? समझ में आया डिस्प्लेसमेंट करंट किसको बोला हमने? ये एप्सिलॉन और डी फाई ई बाय डी टी को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। रिप्रेजेंट इसको कर देंगे आगे से आई डी से। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो ये हो गया कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं सर। नहीं? ओके, तो हमने क्लोज इंटीग्रेशन बता दिया बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग बोलेंगे कि आपका ये जो इक्वेशन है इसमें आई डी तो अपन ने निकाल ही दिया, एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी, आई अपन को पता ही है। ओके, अब इसमें ये आई डी है क्या चीज, ये तो समझना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या चीज। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से समझने के, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम लोग दो तरीके से आंसर दें। और मतलब पहला तरीका मैं तो बस ऐसे ही बता दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको याद हो जाए, अगर भूल जाओ तो तुरंत 2 मिनट में डिराइव कर लो। बट दूसरे तरीके में हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये टर्म आया कहां से इस इक्वेशन में, इसको कैसे आइडिया लगा कि हाँ ये चीज और एक्स्ट्रा ऐड होगी। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार कूलम्स लॉ पे चलते हैं। सॉरी, कूलम्स लॉ बोल रहा हूं, नाम क्या उसका? अरे इसका कूलम्स लॉ नहीं था, इसका नाम क्या था? क्या बोल दिया मैंने इसे? ये नाम क्या था बेटा इसका? अरे गॉस लॉ नाम था, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या था? गॉस लॉ था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए हम चलते हैं एक बार गॉस लॉ पे। गॉस अंकल ने क्या कहा था? गॉस अंकल ने कहा था कि लेट से मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर अगर चार्ज Q है तो इसमें से
जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही कहा था ना, है ना। अब लेट्स कंसीडर दिस सिचुएशन कि इसमें एक करंट इस सरफेस के अंदर जाता है और दूसरा करंट बाहर आता है, सेम करंट नहीं आता, दूसरा करंट बाहर आता है। अंदर जा रहा है करंट लेट्स से I1, बाहर जा रहा है करंट I2, ठीक है। तो इसमें से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डी टी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहां से आ जाएगा ये फाई, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी इज इक्वल टू डी क्यू डी टी, क्या हो जाएगा, I1 is the rate at which this charge is increasing and I2 is the rate at which this charge is decreasing, हाँ या ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी इंटू I1 माइनस I2, हाँ या ना। सो दिस इंप्लाइज, हम कह रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और अगर आप ध्यान दें तो यही है अपना डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। कैसे हम लोगों ने इसको करंट से कंपेयर किया है, थोड़ा सा उसके लिए एक चीज और देखना होगा। हम इसी सरफेस को अगर एक बार और देखें, ये जो हमारा सरफेस था इसको अगर हम एक बार और देखें, इसके अंदर चार्ज Q था, हमने कहा अंदर गया करंट I1, बाहर आया करंट I2। और मान लीजिए हमें अंदर का चार्ज कितना है दिख नहीं रहा, हम बाहर खड़े हैं इस सरफेस के, हमें अंदर क्या चल रहा है, चार्ज कितना है, ये सब नहीं दिख रहा। तो हम क्या बोलेंगे, अरे अंदर करंट I1 के बाहर I2 कैसे आया, यही कहेंगे ना, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे सी हो गई है, हुई कि नहीं हुई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसी तैसी हुई कि नहीं हुई। इक्वेशन ऑफ हाँ सर। कंटिन्यूटी किसने दी थी, अपन कर्चॉफ अंकल ने। कर्चॉफ लॉ क्या बोलता है, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा आएगा ना, यही कहा था ना कर्चॉफ अंकल ने। तो यहाँ कर्चॉफ लॉ लग रहा है क्या, नहीं लग पा रहा, क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बोला नहीं, हमें तो कर्चॉफ लॉ लगाना है, तो हमने इसके लिए बोला ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका जो करंट है ना, उसमें आप एक चीज और देख लो, बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है उसका, उसके ऊपर भी नजर डालो। तो आप एक डिस्प्लेसमेंट करंट और कंसीडर करो, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और फिर आपका हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस आई डी। तो ये बेसिकली किसी भी सिनेरियो में आपका किरचॉफ लॉ लगाने के काम आएगा, किसी भी सिनेरियो में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करंट के लिए लगा सकोगे अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसीडर करोगे। तो इवन इफ चार्ज इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड यू विल स्टिल बी एबल टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आया। इसके लिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म को समझा। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है तो समझ में आ रहा है हल्का हल्का, सर पूरा तो नहीं समझ में आया, बट एक आइडिया लग रहा है, ठीक है किसको कह रहे हो आप। मैथमेटिकल डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, कोई फिजिकल डेफिनेशन नहीं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ में आ रही है सर, पर फिर भी सर ये टर्म कहां से आई इस इक्वेशन में, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, लग रहा है ऐसा कि नहीं लग रहा कि ये टर्म कहां से आई, म्यू नॉट इनटू आईडी, इसके साथ क्या जाएगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेना देना, इसका तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया इससे, लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ सर। तो इसको सब लोग अगर कॉपी कर लोगे तो मैं फटाफट बता पाऊंगा, कॉपी हो जाए तो बता देना।
हो गया? हो ठीक, हाँ सर। ओके। देखो, तो अगर मैं सही में समझना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इफेक्ट किसी जगह पे समझना चाहता हूं, तो मुझे कोई ऐसा सर्किट देखना होगा जिसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा हो, है ना बेटा? हाँ ऐसा कोई सर्किट आप जानते हो क्या जिसमें चार्ज एक्यूमुलेट होता हो? कैपेसिटी कैपेसिटर, है ना? तो मुझे एक कैपेसिटर कंसीडर करना होगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मैंने एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबको पता है कि जो डिस्टेंस d होता है काफी छोटा होता है ना? हाँ, है ना? yes मैंने sir, बोला लेट्स से यहां से करंट आई जा रहा है, यहाँ पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है, यहां से भी करंट आई जा रहा है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं इस सर्किट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर मैं सिंपल एम्पियर्स लॉ के कंसीडर नहीं करूं, मैं सिंपल बायो-सावर्ट्स लॉ लगाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो करंट है और ये जो करंट है, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर अब बीच में डिस्टेंस d तो बहुत छोटा है, तो ये करंट और ये करंट अलग अलग कंसीडर करने के बजाय मैं एक सिंपल इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये मान लो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी से आ रहे वायर्स दोनों के दोनों, मैं एक सिंपल इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर लूंगा, तब भी मेरा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ या ना? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला पॉइंट लेट्स से r डिस्टेंस पर है यहां से, तो इस पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैं सीधे लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट P हैज टू बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, क्योंकि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इतना ही होता है और इतने छोटे से वायर की वजह से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। हाँ पर मैंने सोचा नहीं, ये तो अपना बायो-सावर्ट्स लॉ से ये आंसर आ रहा है, लेट्स ट्राई इट विथ एम्पियर्स लॉ। तो मैंने एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए काम किया, यहां पर एक लूप कंसीडर किया, एम्पियर्स लूप बनाया मैंने। तो मैंने क्या देखा इस एम्पियर्स लूप में कि भाई इसमें से तो ये जो सरफेस है, इसमें से तो कोई करंट पास हो ही नहीं रहा, है ना? हाँ इसमें से कोई करंट पास हो नहीं रहा, तो मैंने बोला कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, बट आई एनक्लोज्ड कितना है बेटा? ये तो है 0। सो दिस इंप्लाइज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब हम सॉल्व करके देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। ये आया एम्पियर्स लॉ से, हाँ या ना? ये आया बायो-सावर्ट लॉ से, और ये आया एम्पियर्स लॉ से। कौन सही है कौन गलत है? ऑब्वियसली एम्पियर्स लॉ गलत होगा, है ना? क्या हो जाता है बीच बीच में भाई? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ में कौन सा सही है? बता दो। बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट लॉ सही होगा, यहीं से तो एम्पियर्स लॉ डिराइव हुआ होगा ना कभी ना कभी। तो यहां पर हमने देखा कि एम्पियर्स लॉ से डिराइव जो किया था उसमें एक पर्टिकुलर केस में गलती हो गई थी। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? इसको हमने एक्सप्लेन किया, देखो भैया, हमने नहीं मतलब मैक्सवेल अंकल ने कैसे एक्सप्लेन किया कि देखो भैया,
जैसे जैसे करंट आ रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, हाँ या ना? बढ़ रहा होगा ना? यस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? हाँ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जो चेंज हो रहा है ना इस सरफेस के थ्रू, उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया। तो इसलिए उसने एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया। क्या बोला कि देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? अगर इसका एरिया S है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? बाहर से तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसी कैपेसिटर के एरिया के से ही आएगा फ्लक्स, हाँ या ना? सॉरी Q बाय, क्या बोल रहा हूँ मैं, Q एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ दिस प्लेट ओनली, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो उसने बोला ये एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट phi is equal to Q. This implies current I is equal to dQ by dt is equal to epsilon naught d phi by dt। कौन सा फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, हाँ ना? इसी को हमने क्या नाम दे दिया? I डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली यहां पे करंट आई जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है, फिर से करंट आई जा रहा है। कंटिन्यूटी बन गई करंट की कि नहीं बन गई? बनी कि नहीं बनी? बनी ना? तो यही चीज अपने पास हमारे को डिस्प्लेसमेंट करंट कंसीडर करने के लिए वो करी, प्रोत्साहित करी, और हमने बोला एम्पियर्स लॉ को अब चेंज कर देंगे, बोलेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई enclosed plus mu naught epsilon naught d phi e by dt। ये तो जीरो हो गया, पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी कितना है? आई है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल क्या मतलब है? बी इंटू टू पाई आर। दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। दोनों से आंसर सेम आया कि नहीं आया फाइनली? बायो-सावर्ट्स लॉ से और एम्पियर्स लॉ से। यस सर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पे? एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया है अपने मैक्सवेल अंकल ने, ताकि ये एम्पियर्स लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ में जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? पक्का? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक। अच्छा, लिखा नहीं थे? कॉपी कर लो। हो गया सर। ठीक है? ओके बेटा, तो एम्पियर्स लॉ एकदम क्लियर है सबको? सॉरी, ये मैक्सवेल इक्वेशन एकदम क्लियर है आपको? एक बार और देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को, एक बार और लिखते हैं। क्या क्या था वापस बताइए। तो सबसे पहला कौन सा था? गॉस लॉ था। गॉस लॉ क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर
vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught. Closed integration of b vector dot ds vector is equal to 0. Closed integration of e vector dot dl vector is equal to क्या था बेटा ये माइनस डी फाई बी बाई डी टी और अंत में था क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी. यही था ना? आया ना? हाँ सर. अब बोलेंगे इन एम्प्टी स्पेस, मतलब वैक्यूम के बारे में बात कर रहा हूं मैं. अगर मैं स्पेस को कंसीडर करूं, वैक्यूम को कंसीडर करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज जीरो हो जाएगा? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना भाई. एम्प्टी स्पेस में चार्ज कहां से आएगा भाई? चार्ज तो बिना मास के रह नहीं सकता ना, एम्प्टी ना जगह. तो इन एम्प्टी स्पेस चार्ज जीरो हो जाएगा, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर जीरो हो जाएगा. कोई दिक्कत? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएस वेक्टर पहले ही जीरो होता है. फिर इन दो इक्वेशन के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. तीसरी इक्वेशन बढ़िया है अपनी. चौथी इक्वेशन में करंट जीरो हो जाएगा. एम्प्टी स्पेस में करंट कहां से आएगा? चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए चौथी इक्वेशन में से ये आई वाला टर्म हट जाएगा. तो इन एम्प्टी स्पेस हमारे काम की इक्वेशन बचेंगी दो. क्या क्या? Closed integration of E vector dot dl vector is equal to minus d phi b by dt और closed integration of B vector dot dl vector is equal to mu naught epsilon naught d phi e by dt. ये दो इक्वेशन बच गई आपकी, है ना? हाँ या ना? हाँ सर. अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस क्या कहती हैं सोचिए. ये कहता है कि अगर एम्प्टी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फ्लक्स भी वेरिएबल होगा. हाँ या ना? बोलो. होगा. उसका फ्लक्स भी वेरिएबल होगा. और अगर उसका फ्लक्स वेरिएबल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स वेरिएबल है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ. मतलब अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. हाँ या ना? Yes. अब सोचो, सोचो जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्या वो लगातार कांस्टेंट रेट से चेंज हो सकता है? कोई भी चीज लगातार कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो सकती. सोचिए जरा, अगर कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तो बढ़ते 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 एक टाइम इन्फिनिटी पहुंच जाएगा. हाँ या ना? Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड कभी लगातार तो चेंज हो नहीं सकता कांस्टेंट रेट से. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगा. हाँ या ना? Yes. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा. और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. हाँ या ना? यस सर. मतलब ये है कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कांट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर. ठीक है? समझ में आया? Yes.
याद कर लो बेटा, ये दोनों कपल हैं, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। फ्यूचर में लड़की बिठाने का काम आ सकता है ये लाइन। ठीक है, चलो। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है। पक्का? यस। अब देखो जरा। ओहो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको आज तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मतलब कहने का लाइट के बारे में सोचो जरा। लाइट एक वेव है या पार्टिकल है, इसके बारे में बहुत जमाने से डिस्कशन चल रहा था, है ना? आज भी मतलब अभी तक भी पूरी तरीके से सेटल्ड है, लेकिन लाइट को कई लोग क्या कहते थे, पहले बोलते थे पार्टिकल से बना, कई लोग कहते थे वेव से, वेव है लाइट। ठीक है, हर एविडेंस था हमारे पास लाइट को वेव प्रूफ करने के लिए, पार्टिकल नहीं मानने के लिए। बट एक प्रॉब्लम थी, क्या? कि अगर लाइट वेव है तो लाइट स्पेस में कैसे ट्रेवल कर रही है ना? क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस को तो वेव कहते हैं ना, आया ना? हाँ सर। मीडियम के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या? इनर्शिया और इलास्टिसिटी। स्पेस के पास ना तो इनर्शिया है ना ही इलास्टिसिटी है, तो उसके अंदर वेव कैसे हो सकता है? इस प्रॉब्लम की वजह से लाइट को वेव मानने को लोग तैयार नहीं हो रहे थे, ऑल्दो सारी प्रॉपर्टीज लाइट जो है वेव की शो कर रहा था, बट इस आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब नहीं था। मैक्सवेल ने ये इक्वेशन बनाई, बोला यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चीजें हैं जो कि जिनके बीच में एक तरीके का इलास्टिसिटी है। कैसे? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वेरी करेगा। बेसिकली ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कारनामा कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने बोला हो सकता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो उसने बोला अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लेट मी कंसीडर अ इक्वेशन फॉर लाइट। उसने लाइट को ट्रांसवर्स वेव माना। उसने माना लाइट अगर एक्स डायरेक्शन में, लाइट एक्स डायरेक्शन जा रही है लेट से, उसने बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, उसने मतलब अच्छे से इसको क्या मान लिया? ट्रांसवर्स वेव मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल भी 90 डिग्री मान लिया। इनफैक्ट इसके बारे में लास्ट क्लास में काफी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी बात बता चुका हूँ कि वेव कैसी दिखेगी, कैसे कैसे उसका बिहेवियर होगा, कितनी एनर्जी लेके जाएगी, कितना इंटेंसिटी होगा, वगैरह वगैरह। अभी मैं बस उस इक्वेशन को प्रूफ करना है मेरे को। उस इक्वेशन में जो मैंने दो रिजल्ट्स बताए थे, मैंने दो रिजल्ट बताए थे, एक तो ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट और एक था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट। इन दो चीजों को मैं प्रूफ करना चाहता हूं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसको लेट मी कंसीडर कि एक्स डायरेक्शन जा रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी ई नॉट जे कैप बोल दिया उसने, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्लस फाई मान सकते हो, नहीं मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार फाई ऐसे ही बेकार में पड़ा रहेगा, बार बार लिखना पड़ेगा बस, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ई नॉट जे कैप बोल के उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख के क्या बोला उसने, कि लाइट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर तरीका ये होगा, ई नॉट नहीं है ये, मैंने गलत कर गया थोड़ा सा, ये है आपका ई वेक्टर और ये भी है आपका ई वेक्टर। ये जो ई वेक्टर है दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस
एक्स बाय वी नहीं सी जे कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। और उसने बोला लेट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी के कैप। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या वो इक्वेशंस को ऐसा मानता तब भी चीजें सही रहती? ई वेक्टर इज इक्वल, मतलब या आप ही बताइए कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय सी या टी प्लस एक्स बाय सी के कैप and b vector is equal to v naught sin of omega t plus x by c j कैप। क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव बन सकती है कि नहीं बन सकती? ये इक्वेशन सही है वेव के लिए या गलत है? सही है। सही है। कैसे? क्योंकि हमें देखना होगा कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट है या नहीं है। तो यहां देखेंगे क्या कि क्योंकि ओमेगा इंटू टी प्लस एक्स बाय सी है, इसका मतलब लाइट किधर जा रही है? माइनस आई डायरेक्शन में, है ना? ई वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब के में, और बी वेक्टर है जे में। तो ई क्रॉस बी करोगे तो किधर आएगा? माइनस आई आएगा ना, मतलब एकदम सही है। ई क्रॉस बी किधर आ रहा है? माइनस आई कैप की तरफ आ रहा है। सी वेक्टर ऑलरेडी माइनस आई कैप की तरफ इस इक्वेशन में है। लेकिन हाँ, इसी इक्वेशन में अगर मैं इधर और इधर प्लस कर दूंगा तो ये इक्वेशंस गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ई वेक्टर डॉट बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब लाइट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं आएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, ये सब नहीं बताया था कि लाइट का डायरेक्शन क्या होता है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। और लाइट की वेलोसिटी का डायरेक्शन आप इस इक्वेशन से भी बता सकते हो। ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय सी है प्लस एक्स बाय सी है, ओमेगा इंटू टी माइनस वाई बाय सी है या प्लस वाई बाय सी है, उससे ही बता सकते हो। राइट है ना? बोल दो। यस। हाँ सर। ओके, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सी वेक्टर है इट इज अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। वेव क्या तो जरूरत तो पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हो तो वेव की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी उसमें, उससे आप नहीं बच सकते। ओके, तो ये दो इक्वेशन बनी। फिर उसने बोला ओके लेट से लाइट जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? ये हम लोग वाई डायरेक्शन ले लेते हैं और ये हम लोगों ने ले लिया है जेड डायरेक्शन, ठीक है? समझ में आई बात? अब इस पे उसने क्या किया, दो अच्छा, लाइट हमारी किधर जा रही? पहले तो लाइट इधर जा रही है, वाई डायरेक्शन में क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक्स डायरेक्शन में क्या है? जेड डायरेक्शन में क्या है? जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना? ऑब्वियसली साइन है तो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, मतलब देखो दोनों सेम फेज में तो है ही है। पहले कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब वाई डायरेक्शन बढ़ेगा उस वक्त जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होकर जीरो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में बढ़ेगा। आया ना? ऐसा ही होगा ना कुछ हाँ सर। किसी पॉइंट पर। ओके,
तो अब उस हमने बोला कि हमें लगाना कौन सा तो इक्वेशन है मैक्सवेल का, वो दोनों इक्वेशन कौन कौन से है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या था इक्वेशंस? ये दो इक्वेशन थी ना। ये दोनों लगानी थी। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। पहले ये वाली इक्वेशन लगाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये वाली इक्वेशन लगानी है। तो मुझे किसका फ्लक्स चाहिए? मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया? मैंने एक दो एक्स कंसीडर किए रैंडम, जिससे कि किसी भी तरीके के अजम्पशन से हमारे इफेक्ट में आंसर में इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने एक पोजीशन ले ली x1, एक पोजीशन ले ली x2। ठीक है बेटा। और मैंने एक लूप कंसीडर किया कुछ ऐसा। आप बोलोगे सर ऐसा लूप क्यों कंसीडर किया आपने? ऐसा लूप मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि मुझे पता है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे मिलेगा और इसके लूप में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का E डॉट डीएल पाथ इंटीग्रल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? हाँ सर। तो मैंने ऐसा लूप कंसीडर किया है इस तरीके का। तो मेरा अगर मैंने लूप का डायरेक्शन ये लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लूंगा? ऊपर वाला लूंगा। हाँ या ना? बाहर वाला लूंगा ना स्क्रीन से। स्क्रीन से बाहर के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको पॉजिटिव बोलूंगा, और इस डायरेक्शन में इस लूप के लॉन्ग मेरे को ई वेक्टर और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर ई वेक्टर और डीएल वेक्टर जीरो आएगा, यहाँ पे ई वेक्टर और डीएल वेक्टर जीरो आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब दिस इंप्लाइज यहां पर आ जाएगा। अच्छा इसकी हाइट मान लेता हूं लेट्स से a। ठीक है, ये विड्थ है b। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, है ना। ठीक है। तो मैं लूप इंटीग्रल पहले कर रहा हूं, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर पहले कर रहा हूं। ई वेक्टर और डीएल वेक्टर करने के लिए मैंने यहां से शुरू किया, तो क्या हुआ? e x2 इंटू a। इस लाइन पे ही आया ना? आया ना? इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड एट x2 इंटू a। जीरो, यहां पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1 इंटू a। हाँ या ना? माइनस क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है और लूप का इधर है। ठीक है, और इधर फिर से जीरो। कोई दिक्कत? सर। अब इसको मुझे निकालना है, इक्वल करना है डी डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी डी टी ऑफ। मुझे इसमें से फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स निकालने के लिए कौन सा फ्लक्स निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है। क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं सर, साइन के तरफ वेरी कर रहा है। तो मुझे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैं जनरल एक्स पर गया। जनरल एक्स पे जाके मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया। तो ये डीए कितना हो गया? डीए हो गया ए इंटू डी एक्स, हाइट ए विड्थ डी एक्स। हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इंटू एरिया ए डी एक्स। ये हो गया छोटा सा फ्लक्स। हाँ या ना? हाँ सर। ये छोटा सा फ्लक्स आया। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक बेटा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे x1 से लेकर x2 तक। क्लियर है? करना पड़ेगा। जैसे कर दूंगा, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ये काम? हाँ इससे मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं? हाँ सर।
अब देखो, मैं इसको इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको सीधे से एक चीज बता रहा हूं। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइन का फंक्शन है ना। अब अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे, bx इंटू ए डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, चाहे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो मैग्नेटिक फील्ड को, साइन का इंटीग्रेशन होगा, क्या आ जाएगा? माइनस कॉस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, उसमें माइनस माइनस अलग से जुड़ गया, कट कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेट करके माइनस है, ये वाला माइनस से कैंसिल हो गया, है ना। क्या है, कॉस का फंक्शन बन चुका है, लेकिन उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से साइन का फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसमें भी आपका x2 माइनस x1 वाला ऑलरेडी फॉर्म है, साइन एट x2 माइनस साइन एट x1, है ना, है ना। इधर भी साइन एट x2 माइनस साइन एट x1 है, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि साइन वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म्स जो बाहर आई हैं इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, वो बच जाएंगी। बचेंगी कि नहीं? थोड़ी मैथ्स है, नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से काम करके देख लेना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एनालिसिस सिलेबस में है नहीं, मतलब बोर्ड्स में आ नहीं सकता, और जेईई मेन जेईई एडवांस से पूछेगा कैसे बेचारा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या देखोगे आप, इधर भी साइन का डिफरेंस आएगा, इधर भी साइन का डिफरेंस आएगा, साइन के डिफरेंस से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? हाँ सर। तो हम अल्टीमेटली पाएंगे कि आपका जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ इन चीजों के बीच में रिलेशन आएगा, ओमेगा, सी, ई नॉट, बी नॉट, इन चीजों के बीच में रिलेशन आएगा। उसमें हम पाएंगे कि अल्टीमेटली जो रिलेशन आता है वो सीधे सीधे इतना सा बचता है कि ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, दैट्स इट। समझ में आई बात? सब कैंसिल हो जाएगा, अंत में सिर्फ इतना बचेगा, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये सिर्फ मैथमेटिक्स है यार, इसमें कुछ खास दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स भी नहीं है। बस हाँ आपको थोड़ी कैलकुलेशन है, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लास में करवा नहीं रहा। तो ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग अब दूसरी इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे। कौन सी वाली? दूसरी इक्वेशन लगाने के लिए हम लोगों को ये वाली इक्वेशन लगानी, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, तो उसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया ये वाला लूप। समझ में आया? ये लूप जो एग्जैक्ट प्लेन में है, इसको इसके साथ सिमिलर एनालिसिस करोगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल होगा, यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होगा। काम तो सिमिलर रहेगा, हाँ या ना? हाँ या हाँ ना? सर। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा सेम प्रोसेस के बाद बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट। बेसिकली ये दो इक्वेशंस आ गई जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को शुरू किया था। ठीक है बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर को कहां शुरू किया था? ये दो इक्वेशन से और इन दोनों इक्वेशन से, है ना। ये दोनों डिराइव हो जाएंगी बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया क्या, कि देखो भैया, जो लाइट है वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव नहीं है, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से ही वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। और इसलिए उसने प्रूफ कर दिया कि जो आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो लाइट इज अ वेव के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट चल रहे हैं, वो बेकार है, कि लाइट वेव नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिना मीडियम के फिर ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। कॉपी कर लो फिर।
अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों के फेरली के सिलेबस में क्या क्या है?